हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th की पॉलिटी की एनसीईआरटी की क्लास को लेकर के। जैसा आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसमें साथियों कुल मिलाकर के 5 चैप्टर हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पहला नंबर तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। साथ ही साथ में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। याद रखना, इस चैप्टर का भी हम लोग लाइन बाय लाइन थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो लाइन बाय लाइन थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। और इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू बन सकेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों याद रखना, ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ इस सेशन में उपस्थित हैं, पहला नंबर तो आप लोग इस सेशन को अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ना, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ में जो नए विद्यार्थी होंगे वो लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो एक लाइक का बटन आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर नंबर 3 को हर एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना, हर एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझना। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एनसीईआरटी में किसी भी चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं समाहित करूंगा क्लास में। ये चैप्टर नंबर 3 है साथियों। सबसे पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप लोग दीजिएगा। लिखा हुआ है, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसे पहले ये सिस्टम था कि जो महिलाएं थी उन महिलाओं को उसी काम के लिए कम वेतन मिलता था, जबकि पुरुषों को वेतन ज्यादा मिलता था। लेकिन हमारे संविधान में एक भाग है साथियों जिसका नाम है भाग नंबर 4। आप लोग जानते हैं भाग नंबर 4 का नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये सब आप लोग जरूर अच्छे तरीके से याद रखना, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4। और ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं, ये भी हम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत एक अनुच्छेद पड़ता है, अनुच्छेद 39, जिसमें लिखा हुआ है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर आ जाओ दूसरे पर, दूसरे प्रश्न पर विचार कीजिएगा। सेकंड प्रश्न लिखा हुआ है साथियों, काम पाने के मतलब रोजगार पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्सकता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। इसमें भी आप लोग याद रखना, जो हमारे संविधान का भाग 4 है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये भी हिस्सा है, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा ये भी है, ये भी आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे हम आप लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो रोजगार देने का काम सरकार का है।
शिक्षा पाने का अधिकार, ये हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 41 में वर्णित है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये भी आपके किसके अनुसार है, एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सुनिएगा। चौथा तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कर ले जाएंगे। लिखा है भारत की साक्षरता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, केवल ये आप लोगों को बताना है। हम लोग जानते हैं हमारे भारत देश में जो अंतिम जनगणना हुई थी वो 2011 की जनगणना है। 2011 के बाद अपने देश में जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। 2011 की जनगणना का जो थीम है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का क्या था, ये 2011 की जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब इसके अनुसार अगर भारत की साक्षरता की बात किया जाए तो भारत में कुल साक्षरता तो 74.4% है। ये अनंतिम आंकड़ा है। शुरू में जब पहली बार पेश किया गया था तो केवल 73% था, ठीक है ना। 73% आप बहुत जगह पर देखेंगे 73%, लेकिन जो अनंतिम आंकड़ा था उसमें आपको याद रखना है भारत की कुल साक्षरता 74.04% है, ठीक है। और भारत में पुरुष साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, ठीक है ना। और महिला साक्षरता ये 65.46% है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। इन सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है। तो पहले नंबर मैंने भारत की साक्षरता बता दिया, क्योंकि इस चैप्टर में ना जो लैंगिक मसले दिए गए हैं ना, लैंगिक मसले, इस लैंगिक मसले के आधार पर महिला और पुरुष से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर साक्षरता दर आप लोग याद रखना। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 5वें पर विचार करो। 5वां प्रश्न आप लोगों से पूछा है ना, बिहार की साक्षरता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की अगर तैयारी करते हैं या बिहार में होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो बिहार वाला प्रश्न तो पूछेगा ही एग्जाम में। तो बिहार की साक्षरता दर भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कितना पढ़े लिखे लोग हैं। तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। ये बात एकदम सही है ना, बिहार की साक्षरता 61.80%, ठीक है सर। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.20% है, इसे भी याद रखना। और बिहार में महिला साक्षरता 51.50% है, मतलब ये तीनों मिलान एकदम सही है। तो बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीज तो आप लोग जरूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बिहार की साक्षरता दर, भारत की मैंने आपको बता दिया, ये बिहार की मैंने बता दिया। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश की साक्षरता एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है, इस पर भी विचार कर लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता लगभग 67% है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77% और महिला साक्षरता 57% है। इसे भी आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। यहां पर मैंने आप लोगों को 3 लोगों के साक्षरता की बात की है। एक तो हम लोगों ने भारत की साक्षरता देखी, फिर बिहार की साक्षरता देखी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की साक्षरता देखी, ठीक है ना। यहां पर केवल वही प्रश्न समाहित रहेंगे जो एनसीईआरटी वाला रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ आप लोग। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों का स्थान क्रमशः क्या है। चलो इसका जवाब एक बार दो, देख लेते हैं कितने विद्यार्थी सही तरीके से उत्तर इसका दे पाते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बात याद रखना, क्रमशः का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मतलब सबसे पहले ये बताना है ना कि हमारे भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, उसके बाद बताना है हमारे भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता हमारे भारत देश में केरल राज्य में है ना, और न्यूनतम साक्षरता बिहार राज्य में है। तो अगर
हम इस क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले सर्वाधिक हो गया केरल, उसके बाद में न्यूनतम हो गया बिहार। उत्तर पहला भी हो सकता था, लेकिन पहले में पहले न्यूनतम दिया गया है फिर अधिकतम, पर यहां पूछा है सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में क्रमशः क्या होगा, तो क्रमशः सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है और सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार राज्य में है। इसे आप लोग याद रखना। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 7वें पर आ जाओ। लिखा है भारत और उसके राज्यों में लिंगानुपात के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा है। लिंगानुपात का मतलब समझ रहे ना, हमारे भारत देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, यही पता लगाना है। तो अगर पूरे भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत में 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, ठीक है ना। बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। तो यहां पर इसका भी उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, ये मैं जो डी उत्तर कर रहा हूं ना, इसका उद्देश्य यही है साथियों कि विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को याद हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है। मैं चाहता तो अलग अलग ऑप्शन दे सकता था, लेकिन यहां पर याद रखना, आपको भारत का लिंगानुपात 943 याद हुआ, बिहार का लिंगानुपात 918 याद हुआ और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। ये 3 जगह का लिंगानुपात आपने याद किया। फिर इसमें आपने देखा सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य में, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार में, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर देख लो, कुल साक्षरता 67%, पुरुष साक्षरता 77 और महिला साक्षरता 57%, समझ रहे हैं। और बिहार की साक्षरता तो जरूर याद रखना है, कुल साक्षरता 61.80%, पुरुष साक्षरता 71.20% और महिला साक्षरता 51.50। तो इस प्रकार से चीजों को आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो पूछता है नेक्स्ट तरीके से, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का स्थान क्रमशः कितना है। अब इसमें भी याद रखना, क्रमशः आप लोगों से पूछा है, मतलब पहले आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, उसके बाद आपको बताना है किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है। क्रमशः आपको बताना है। तो अपने भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात अगर आप देखेंगे केरल राज्य में, मतलब 1000 पुरुषों पर लगभग 1084 महिला है। कहां पर आप देखेंगे तो केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं हैं। मतलब साथियों याद रख लीजिएगा, केरल और हरियाणा, ये 2 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा सर, यहां पर आप लोगों को देखो दिया गया था मैप 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो मैंने सोचा कि कम से कम लिंगानुपात पर, साक्षरता पर प्रश्न बन सकता है। अच्छा, पितृ प्रधान समाज आप लोग जानते हैं ना, हमारे भारत देश में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि पिता का शासन, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। मतलब जिस भी देश में, जिस भी राज्य में पितृसत्तात्मक समाज होता है, वहां पर बच्चों को पिता के नाम मिलता है, ठीक है ना। अच्छा गुरुजी, अगले प्रश्न पर आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। 2019 की लोकसभा चुनाव में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी फीसदी है। अभी मैं यहां पर महिलाओं के संदर्भ में चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में दिया गया है लैंगिक मसले। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो जो लोकसभा आप लोग जानते हैं ना, हमारे संसद का एक अंग है। हम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे संसद के 3 अंग होते हैं ना। एक तो लोकसभा होती है और संसद का एक दूसरा अंग होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं, और संसद का एक तीसरा अंग होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। यही तो संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 में है, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 52 में है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 में है। ये हम लोग जानते हैं।
अच्छा, लोकसभा में कुल मिलाकर के 550 अधिकतम सीट है ना, लोकसभा जो सांसद बनते हैं वो अधिकतम 550 सीट है ना, यही बात हम आप लोग जानते हैं। पहले 552 था, पहले 552 था, लेकिन 2 को हटा दिया गया। अरे आंग्ल भारतीय समुदाय, अभी ये भी प्रश्न आएगा, अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आंग्ल भारतीय समुदाय, पहले राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करता था, लेकिन बाद में साथियों 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, और ये सिस्टम समाप्त कर दिया जाता है। जब ये सिस्टम समाप्त हो गया तो अब लोकसभा में केवल 550 ही अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें जानते हो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें केवल 14.36% सांसद महिला थी। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो एनसीईआरटी में कुछ चीजें यहां पर लिखी हुई थी। जैसे आप लोग देखेंगे कि भारत की विधायिका में, भारत की विधायिका क्या है, संसद मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। अच्छा, जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न के रूप में समाहित किया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, विधानसभा में 5% से भी कम है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा, आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, भारत में स्थानीय सरकारों यानी पंचायत और नगर पालिका में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम लोग जानते हैं ना, अपना भारत देश क्या है, संघ, भारत राज्यों का संघ है ना। संघ का मतलब भारत में सबसे ऊपर केंद्र सरकार होता है, सबसे टॉप लेवल पे, और उसके नीचे राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार होता है। ये बात हम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें एक तो पंचायत है, पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत जिसका मुखिया गांव का प्रधान या सरपंच या मुखिया होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत जिसको बीडीसी कहते हैं और बीडीसी का मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है, और तीसरा जिला पंचायत जिसका मुखिया जिला अध्यक्ष होता है। समझ रहे ना, ये गांव स्तर पर इतनी व्यवस्थाएं हैं। नगर पालिका में नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, छावनी परिषद हो गया, ये सारी चीजें। तो इन क्षेत्रों में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, इसे जरूर याद रखना। पंचायती राज व्यवस्था में नगर पालिका में 1/3 सीटें, क्योंकि यहां पर देखो लिखा हुआ था कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है ना। कितने कर दिए गए हैं, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायत और नगर पालिका में। अरे जिसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना। लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये आपके एनसीईआरटी में इसका वर्णन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा और साथ ही साथ में राज्य की विधानसभा और साथ ही साथ में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अभी हम लोग जानते हैं ना, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 243D। ये जो आर्टिकल नंबर 243D है साथियों ना, इसके द्वारा महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका, पंचायत में आरक्षण मिलता है। किसमें आरक्षण मिलता है, पंचायत में आरक्षण मिलता है। और एक आर्टिकल है साथियों 243T,
243T, इसके द्वारा नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। कितना परसेंट? 1/3, 1/3। ये तो इनके लिए, लेकिन बात यहाँ लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है, तो यहां पर भी 33% सीटें, मतलब यहां पर भी 1/3 सीटें दी जाएंगी। किसको? महिलाओं को। 2023 में ना एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा, जैसे यहां पर देख लो दिया गया है। एक्चुअली लोकसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जब चुनाव होता था ना, तो महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं था, कोई भी रिजर्वेशन नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन हुआ था 2023 के द्वारा। कौन सा प्रावधान संविधान में नहीं जोड़ा गया? तो एक बात याद रखना, एक्चुअली हमारे भारत देश में 2026 के बाद परिसीमन होगा, 2026 में परिसीमन होगा, ठीक है, फिर से सीटें घटाई बढ़ाई जाएंगी, उसके बाद ये प्रावधान लागू होगा। अभी ये प्रावधान लागू हुआ नहीं है। इसी संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, इसे जरूर याद रखना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना भैया, ये 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा क्या किया गया? पहला नंबर तो अनुच्छेद 330A, ये अलग से जोड़ा गया संविधान में, एक आर्टिकल जोड़ा गया, और जिसमें ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल कौन सा? 330A, ठीक है सर। और अनुच्छेद 332A में कहा गया कि विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। और 334A में कहा गया कि पंचायतों में, अब ये बात गलत हो जाएगी, ये कथन सही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि पंचायत में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल नंबर 243D। ये सब जरूर याद रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये NCERT में आपको केवल ऐसे ही पढ़ा देगा, लेकिन ये आपके काम आएगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो, आप लोग हल्के में मत लेना एक भी चीज, मेरा कहना सुन लेना और मान लेना आप लोग, क्योंकि केवल NCERT, उससे बाहर का भी कुछ नहीं, और ये प्रमाणित है। खुद हर एक लाइन पढ़ करके प्रश्न अपने हाथ से बनाता हूं, ये याद रखना। एक्स्ट्रा प्रश्न इंक्लूड हो जाएगा, पर NCERT का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, तो इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ना भैया, ठीक है ना। अच्छा, महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग थी ना कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा की भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। चूंकि जो अपना संसद है, जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया, संसद के 2 सदन होते हैं ना, एक लोकसभा, जो लोकसभा के सांसद लोग होते हैं ना, जिनको हम आप लोग चुन करके भेजते हैं, और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में, ठीक है। और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट। तो हुआ क्या? संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर कई दशकों से वह लंबित था। अंत में क्या हुआ? अंत में यही आपको याद रखना है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कहा जाता है, इसे पारित किया गया। मतलब हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, 106वां संविधान संशोधन होता है साथियों 2023 में, और ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। और पास होने के बाद हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद जुड़ गए हैं। 2 अनुच्छेद। एक तो 330A, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को लोकसभा में 33% सीट दी जाएगी, और दूसरा आर्टिकल 332A, जिसमें कहा गया है राज्य की विधायिका में, विधानसभा में दी जाएगी 33% सीट, ठीक है ना, लिखा है ना, जिससे लोकसभा और विधानसभा और साथ ही साथ में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? इसी 2026 में पहले जनगणना हो जाए, जनगणना होने के बाद 2027 में पूरा आंकड़ा बन जाए, फिर 2027 में
महिलाओं को लोकसभा राज्य विधानसभा में आरक्षण 33% का मतलब होता है 1/3 आरक्षण यहां मिल जाएगा। तो इसका आर्टिकल 330A और 332A है। लेकिन पंचायत में जो आरक्षण मिला है ना, यहां पर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने यहां पर इसको अलग क्वेश्चन बनाया ना, बातें तो केवल उतनी ही दी गई है एनसीईआरटी में, पर चूंकि महिलाओं से संबंधित है और यह प्रश्न बहुत बार तमाम परीक्षा में आया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखो, मैंने बताया 243D में पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला, और दूसरा 243T में नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण मिला। बात समझ रहे ना? और 243K में राज्य निर्वाचन आयोग है, मतलब जो पंचायत का चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग भैया, जो पंचायत का चुनाव। इसको सही से पढ़ लो, ज्यादा सोने में ध्यान मत लगाओ भैया। सोने, पारिवारिक कानून का मतलब जानते हैं ना, जो परिवार से संबंधित कानून होता है, जैसे विवाह वगैरह पर कोई विवाद हो, तलाक पर कोई विवाद हो, गोद लेने पर विवाद हो, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग है, मुसलमानों के लिए अलग अधिनियम है, ठीक है? तो इसको सबको ध्यान से पढ़ना एकदम बहुत बढ़िया से। अब सुनो, अब दूसरा, जैसा ये टॉपिक है ना धर्म, अब धर्म से रिलेटेड प्रश्न जो एनसीईआरटी में है प्लस उससे ज्यादा, तो मैं कह रहा हूं ना, सोने में ध्यान मत देना बाबू सरकार। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाओ जल्दी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है? अब सुनो, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। मौलिक अधिकार को हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहला नंबर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले दिया गया है समानता का अधिकार। कमेंट करके आप लोग बताओ जरा, देख लूं, देखो कितने लोग जग रहे हैं और कितने लोग सो गए हैं। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? दूसरा नंबर आप लोग बताना, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तीसरा नंबर साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? चौथा नंबर, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में है। 6 ही तो है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 22। तो यहां पर लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हमको मिलेगा आर्टिकल नंबर 25 से 28। इसे सब याद करो। अब धर्म पर चलेगा, अब सारा क्वेश्चन जो है वो धर्म पर आएगा, क्योंकि धर्म आपके टॉपिक में है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है गुरुजी, इसे ध्यान से सुन लेते हैं। अंतःकरण की मतलब हम अपने मन से चाहे जिस प्रकार भगवान को माने, चाहे जिस प्रकार पूजा पाठ करें, ठीक है, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 25 में है। क्लियर रहेगा? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में अच्छे तरीके से पता है ना। हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार तो संशोधन हुआ है। बोलो भैया, कितनी बार हुआ है बाबू सरकार?
एक ही बार संशोधन हुआ है ना अपनी प्रस्तावना में। और कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा हमारे देश की प्रस्तावना में एक तो क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, एक शब्द समाजवादी, और दूसरा शब्द अखंडता, और तीसरा शब्द पंथ निरपेक्षता। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखना, हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता ये तीन ही शब्द जोड़े गए थे और केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और अमेरिका से हम लोगों ने प्रस्तावना को एडॉप्ट किया। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दिए गए देश और उनके द्वारा अपनाए गए राजकीय धर्म के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। भाई हर एक देश का अपना एक धर्म होता है, हर एक देश का अपना एक राष्ट्रीय धर्म होता है, एक राजकीय धर्म होता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, श्रीलंका का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। इंग्लैंड का राजकीय धर्म है ईसाई धर्म, बात समझ रहे हैं ना। पाकिस्तान का राजकीय धर्म है इस्लाम धर्म। यहां पर इन लोगों के संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि हमारे देश का राजकीय धर्म है। अब ये बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, इंग्लैंड वाले ईसाई धर्म को प्रचार के लिए पैसा खर्च करते हैं और पाकिस्तान वाले इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। हमारे देश में याद रखना, सरकार धर्म की अभिवृद्धि के लिए एक भी रुपए पैसे खर्च नहीं कर सकता। जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में दिया गया कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। अपने देश में कोई भी, अपना देश तो पंथ निरपेक्ष है ना भाई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा तो पंथ निरपेक्ष, तो हमारे देश किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता। जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, समझ रहे हो ना। अच्छा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कर देता है, ठीक है ना। और याद रखना, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे वह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। अब ये छुआछूत शब्द आया तो मैंने क्या सोचा, कम से कम उस पर भी तो कुछ प्रश्न बन जाना चाहिए ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। वर्ण व्यवस्था हम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ना। कितने वर्ण हैं गुरुजी? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, चौथे नंबर पे शूद्र। केवल यही 4 वर्ण हैं, लेकिन यहां पर दलित वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आगे सुनना, जैसे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की थोड़ी सी बात की गई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा वैसे यहाँ पर देखो, मैं ज्यादा आज कटिंग क्यों नहीं लाया, क्योंकि आज केवल कहानी ज्यादा थी। अब जैसे वर्ण व्यवस्था में देखो, जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहेंगे। अब यहाँ में कौन सा प्रश्न बनाता आपके लिए? कोई प्रश्न बनता क्या? कोई प्रश्न नहीं बनता। तो फिर भी मैंने सोचा कि इस वर्ण व्यवस्था पर एक प्रश्न तो होना ही चाहिए, तो ये मैंने प्रश्न किया। और यहां देख लो, ये छुआछूत वाला, इस पर भी कोई प्रश्न नहीं बन रहा था, लेकिन इस पर भी प्रश्न बनाना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो आ सकता है तो भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बनाऊं, ताकि कम से कम आप पढ़ रहे हो हमारे साथ में विश्वास करके, तो कोई पॉइंट छूटे तो ना। क्यों भैया?
ना नींद तो नहीं आ रही है ना, आप लोग तो सो जाते हो बीच बीच में, भाई साहब सोया मत करो, ध्यान से सुनो क्लास को। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ये मौलिक अधिकार अभी हमने आपसे चर्चा किया कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया है और अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक ये कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार है। अच्छा सर, इसमें अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 18 में गलत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में गलत, याद रखना मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में गलत, मतलब उपर्युक्त में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, कोई भी नहीं सुमेलित है, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो अस्पृश्यता का अंत है मतलब छुआछूत का अंत है साथियों, ये संविधान में आर्टिकल नंबर 17 में है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, और जो उपाधियों का अंत किया है भैया ये आर्टिकल नंबर 18 में है, उपाधियों का अंत। और जो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है साथियों ना, ये आर्टिकल नंबर 23 में है, अनुच्छेद नंबर 23 में और 24 में जानते हो बालकों के लिए है। जो 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। बात समझ रहे हो ना, कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। किससे? बालकों से। अरे शोषण का विरुद्ध अधिकार है नहीं आर्टिकल नंबर 23-24 में, तो इसमें सही सुमेल पूछा था गुरुजी, इसमें कोई सुमेल नहीं है। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लाया क्योंकि बच्चे इसमें अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 18 में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहना साथियों, ठीक है ना। पहला नंबर अस्पृश्यता है आर्टिकल 17 में, फिर उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 24 में बालकों के लिए है और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार के लिए है। ठीक है ना। अच्छा आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 वाला सुनना। अब ये भी प्रश्न देखो मैंने इसमें शामिल किया, कैसे शामिल किया मैं अभी वो भी चर्चा करूंगा आपसे। मतलब किस हिसाब से मैं एक एक प्रश्न आपके लिए लाता हूं उसे आप समझने की कोशिश करिएगा बस। तमिलनाडु में 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाए गए आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन में क्या शामिल था? अब आप लोग केवल प्रश्न ही मत देखा करो, टोटल चीजें याद करने की कोशिश करा करो भैया। अब यहां जैसे देखो, पहला नंबर तो आप ये याद करो कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है सर, इन्होंने तमिलनाडु में क्या किया था? तमिलनाडु में 1925 में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन। इसी में 4-5 प्रश्न मिल गया। जैसे आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखना ईवी रामास्वामी पेरियार ने, पहला प्रश्न। दूसरा, ईवी रामास्वामी पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाया? 1925 में। कहां चलाया? तमिलनाडु में चलाया। बात समझ रहे हो ना। अच्छा, ईवी रामास्वामी ना ब्राह्मण विरोधी थे और जाति प्रथा के विरोधी थे। किसके विरोधी थे गुरुजी? पहला नंबर तो ये ब्राह्मण विरोधी थे, दूसरा नंबर ये जाति प्रथा के विरोधी थे। ईवी रामास्वामी पेरियार तमिलनाडु में ये बेसिकली रहते थे। इन्होंने साथियों ना, ईवी रामास्वामी पेरियार ने जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किया, सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। मतलब साथियों इस स्वाभिमान आंदोलन का मतलब ही यही था कि समाज में जो असमानता है उसे खत्म करके समानता की स्थापना किया जाए। तो ईवी रामास्वामी पेरियार को जरूर याद रखना। पहला नंबर मैंने आपको बता दिया, ईवी रामास्वामी पेरियार से जो प्रश्न आता है। अच्छा दूसरा सुनो, 21 नंबर पे सुनो, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था? ये तीसरा टॉपिक चल रहा है, जाति। यहां पर देखो लिखा है ना जाति, इसको सबको समझते जाओ आप लोग। धर्म हमने आपको पढ़ा दिया, लैंगिक मसला महिलाओं से संबंधित बता दिया, अब जाति वाला। तो जो भीमराव अंबेडकर थे ना साथियों, याद करो 1927 से लेकर के 1935 के बीच में
3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाने वाले कौन थे? यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मंदिर प्रवेश आंदोलन बहुत बार प्रश्न ये आया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। और साथ ही साथ में ये महार जाति से थे ना, महार जाति से साथियों, इन्होंने एक संघ बनाया जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति संघ 1942 में। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई 1936 में और बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई 1924 में। डेट याद रखना, पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन सही है। अब इसमें जैसे क्रम आपसे पूछ ले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सबसे पहले कौन सा संगठन बनाया गया था, तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। दलितों के लिए सब बना है, दलितों के लिए, मतलब ये जो अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, दलित हुए, एससी हुए, एसटी हुए, मजदूर हुए, इनके लिए ये अक्सर आंदोलन करते थे। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, उसके बाद 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब अनुसूचित जाति संघ का गठन किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और 3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। इसे जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन सुनिए। एक तो मैंने ईवी रामास्वामी पेरियार को बता दिया, दूसरा मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, अब तीसरा महाराष्ट्र के पुणे में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, प्रश्न को भी याद करने की कोशिश करना, मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करना भैया। मैं थोड़ा प्रश्न कम करने के लिए मैं प्रश्नों में चीजों को जोड़ करके लाया हूं, तो प्रश्न ध्यान रखना। जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहां हुई थी? महाराष्ट्र के पुणे में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फूले ने। कई प्रश्न बनाना, और ज्योतिबा राव फूले की किताब का नाम आपको याद होगा, काश्तकार की चाबुक। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा इन्हीं की किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी में आपको पता है ना, अमेरिका के गृह युद्ध का वर्णन है ना, अमेरिका के काले और गोरे रंगभेदी सरकार के बारे में वर्णन है ना, ये याद रखना। ये मैंने क्यों पढ़ाया, अब सुनो। प्रश्न कहां से बनाता हूं, कैसे बनाता हूं, कैसे एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया, कैसे मैं दावा करता हूं, सुन लो। सही लिखा है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था यहां मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ण में 4 आते हैं। ठीक, अन्य जातीय समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। तो छुआछूत पर मैंने देख लो आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला बता दिया, ज्योतिबा राव फूले वाला बता दिया। ठीक है, इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की। यही कारण है, देख लो, ज्योतिबा फूले, इनका नाम लिखा था तो मैंने इनको जांच पड़ताल करके इनका पॉइंट आपको बताया। महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, इन पर चर्चा किया। पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, इन पर मैंने चर्चा किया। जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। अब यहां पर कौन सा प्रश्न बन सकता है? कोई प्रश्न बन सकता था? नहीं, पर यहां पर मैंने इतना प्रश्न बनाया। ऐसे ही इस पूरे चैप्टर में चीजों को समझाया गया है, अगर समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देख लो, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। अब यहां पर मैंने एक शब्द उठाया, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, ये अब यहां पर तो कोई प्रश्न नहीं बन रहा है ना, लेकिन सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब मुझे निकालना था। तो मतलब मैंने कैसे निकाला, सुनो। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ, फिर समझ में आपके आ जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को बने मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? हमारे भारत देश में जब संविधान बना था और जब लागू हुआ था ना, उस टाइम पर वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। ये ध्यान रखना, शुरू में 21 वर्ष थी। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 सुन लो, लोकसभा और राज्य की विधानसभा चुनाव में
किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई? अभी पीछे मैंने आपको बताया जब संविधान बना था तब वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसी को कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यही एक लाइन केवल दी गई थी वहां पर, जिस पर मैंने 2, 3, 4 प्रश्न तक कम से कम खींच दिया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता हमारे देश में जिसकी उम्र 18 साल से प्लस है, 18 से ज्यादा है, उन्हें वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार दिया गया है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसे जोड़ा गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। यह संविधान संशोधन तो पास हुआ था 1988 में, तो कहीं कहीं आपको 1988 भी मिल जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन 1988, लेकिन यह लागू हुआ था 1989 में। इसे जरूर याद रखना, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यह बात हमने समझा। अब आगे सुनो, जाति वाला मैटर चल रहा है, ठीक है, समझेंगे हम लोग। 25वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया? हमारे भारतीय संविधान में हर 10 वर्ष के लिए एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया जाता है। 2019 तक आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में साथियों 104वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में होता है 2019 में, जिसमें 2 काम किया जाता है। एक तो एससी एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, और दूसरा अगर आप लोगों को याद हो तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग नहीं नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, आंग्ल भारतीय लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यों की विधानसभा में 1 सदस्य, ठीक है। आंग्ल भारतीय का मतलब जो अंग्रेज लोग हमारे भारत में रह गए थे, जो नहीं गए थे आजादी के बाद भारत छोड़ करके, तो उनके बाल बच्चे जो धीरे धीरे उनकी जनरेशन बढ़ रही है उसे कहते हैं आंग्ल भारतीय। तो इनको समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन में 2 सिस्टम लागू हुआ था, ठीक है सर। अगला सुनो, क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ। किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस, याद है आप लोगों को ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए भी तो आरक्षण का प्रावधान किया गया ना। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया था। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ये भी जरूर याद रखना। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, 103वां संविधान संशोधन 2019। अगला सुनो, क्वेश्चन नंबर 27। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 होता है, ये 2020 में लागू होता है। तो कहीं कहीं आपको 2020 मिल जाएगा, तो 2020 में लागू हुआ था, पर 2019 में ये आया था। किस अनुच्छेद में? तो हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है ना, इसमें 2 अनुच्छेद जोड़ा गया। एक तो अनुच्छेद 15(6), मतलब हमारे देश में जैसे जो शैक्षणिक संस्थान नहीं है बड़े बड़े, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, शैक्षिक संस्थान जो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया। और जो आर्टिकल नंबर 16(6) है, तो नौकरी में, बात समझ रहे ना, तो नौकरी में आरक्षण दिया गया। तो 2 जगह पर आरक्षण दिया जाता है बेसिकली। एक तो पढ़ने लिखने के लिए, पर स्कूलों में प्रवेश करने के लिए, फीस की छूट के लिए, और दूसरा जब वैकेंसी आती है कोई तो उसमें आरक्षण के लिए। तो ये 2 आर्टिकल विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसे हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इनके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये जोड़ा गया, ये प्रावधान किया गया। और कितना आरक्षण दिया गया है? 10%। क्लियर रहेगा आप लोगों को? आगे सुनना। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सुनिएगा। लिखा है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 2005 में किस समिति का गठन किया गया था? यह धर्म वाला पॉइंट है, बात समझिएगा, धर्म वाला।
तो यहां पर साथियों बात ये थी कि जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी को जानते हैं आप लोग ना, कांग्रेस से ये प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने 2005 में ना हमारे भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनमें कौन गरीब है कौन अमीर है, उनकी स्थिति कैसी है, जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, इसका पूरा जांच पड़ताल करने के लिए 2005 में एक सच्चर समिति का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है सच्चर समिति, ठीक है ना। और 2006 में इस सच्चर समिति ने रिपोर्ट दी थी। अरे एक सच्चर व्यक्ति थे जो कि इसके अध्यक्ष थे। मैंने इस प्रश्न को यहां से शामिल किया, सुनो। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। आपको याद होगा हमारे भारत देश की पहली जनगणना 1872 में हुई थी ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, याद है लॉर्ड मेयो। और दशकीय आधार पर अपने भारत में जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हो रही है ना, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और संघ सूची का विषय है जनगणना। तो जब जनगणना कराई जाती है प्रत्येक 10 साल पर ना, 1881 से शुरू हुआ है, तो उसमें लोगों से धर्म भी पूछा जाता है कि बताओ आपका धर्म क्या है, ठीक है। तो जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। अब जनगणना हो रही है, अब आपके घर लोग आ रहे होंगे, बताओ कितने कितने लोगों के घर पहुंच चुके हैं जनगणना वाले। पहले इस साल ना केवल घर काउंट करेंगे, जनसंख्या तो अगली साल काउंट करेंगे बेसिकली। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसे ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है, मतलब उसको भगवान में या धर्म में कोई आस्था नहीं है, तो उसे भी नोट करते हैं, या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज किया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या उनके अनुपात में आए। बात समझ रहे ना। अब यहां पर सुनना, आजादी के बाद 1947 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ। प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बढ़ी, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 में हिंदू जैन ईसाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे, हिंदू जैन और ईसाई, ठीक है ना, समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है। मतलब अपने भारत देश में अगर हम 1961 के हिसाब से बात करें तो हिंदू जैन और ईसाई धर्म के लोगों की संख्या में कमी आई है, जबकि मुसलमान सिख और बौद्ध इन धर्म के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो प्रश्न मैंने बहरहाल इसको नहीं बनाया है कि नहीं अभी देख लेते हैं। पर हिंदू जैन ईसाई इन तीनों की संख्या घटी है और मुसलमान सिख और बौद्ध की संख्या मामूली रूप से बढ़ी है। अच्छा सर, यहां पर आगे मैंने प्रश्न क्यों लिया, एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है ना कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। ये लोगों की एक गलत धारणा है, भ्रांत धारणा है कि जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, सिख की जनसंख्या बढ़ रही है और इनकी संख्या, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया, के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहां पर यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। तो मेरा बताने का उद्देश्य था सच्चर समिति, क्योंकि आपके एग्जाम में सच्चर समिति पूछेगा कि सच्चर समिति का संबंध किससे है। तो मुस्लिमों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करने के लिए 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा गठित किया गया था। 2006 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, बस सच्चर समिति। अच्छा सर, आगे सुनो भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना है? एसटी समुदाय, बताओ।
अब यहां पर यह भी रिपोर्ट आई थी, जैसे यहां पर आप लोग देखोगे तो नीचे देखना 2011 में देश की आबादी की अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एससी की जनसंख्या 16% है। अपने भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका केवल 16.6% एससी कैटेगरी में आते हैं और 8.6% एसटी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति। इसे याद रखेंगे आप लोग। मतलब यहां एसटी का पूछा है तो एसटी की आबादी कितनी है? 8.6%। 16.6 किसका है? शेड्यूल्ड कास्ट का, ठीक है ना, एससी का। अगला सुने 30वां प्रश्न, आंग्ल भारतीय समुदाय का पद किस अनुच्छेद से संबंधित था? अभी मैंने आपको बता दिया ना, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 331 था जिसमें लोकसभा में 2 आंग्ल समुदाय और राज्यों की विधानसभा में 1 आंग्ल समुदाय के सदस्य को राष्ट्रपति और राज्यपाल मनोनीत करता था। लेकिन हमारे संविधान में 104वां संविधान संशोधन 2019 होता है जो कि 2020 में लागू होता है। इसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति घटा दी गई, तो लोकसभा में अब सदस्यों की संख्या केवल होगी कितनी? 550, पहले 552 थी। अगला सुनो 31वां सुनो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 मतलब ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO है ना, इसके अनुसार भारत में अन्य पिछड़ी जातियां जिन्हें हम लोग ओबीसी कहते हैं ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड की आबादी कितनी है? तो इसके अनुसार है 41%, ठीक है ना। जो 2004-5 में जब सर्वे हुआ था तो 41% हमारे भारत में ओबीसी जनसंख्या है, 16.6% शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या है और शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या है 8.6। ये मैं एनसीईआरटी वाला बता रहा हूं, याद रखना। ये मैं एनसीईआरटी वाला बता रहा हूं, ये बात आप लोग जरूर याद रखना। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाओ। 32 ही तो पहुंचेंगे ना, हाँ 31 के बाद 32। निम्नलिखित संवैधानिक आयोग और उनसे संबंधित अनुच्छेद के संदर्भ में सही सुमेलित क्या है? अब जैसे मैं क्या करता हूं ना, जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर 3 था, मुझे ये लगा कि मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे साथियों, उसको ढूंढ करके इंक्लूड करने का प्रयास किया। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से बिना सोए, ठीक है ना, हाँ जल्दबाजी भी मत करना। लोग हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी जल्दी क्वेश्चन चाहिए होता है। वैसे तो प्रश्न बहुत है तमाम, लेकिन मैं वही प्रश्न शामिल कर रहा हूं जो एनसीईआरटी का है, और आपके एग्जाम में आपको पता है एनसीईआरटी वाला बहुत पूछता है। अब देखो बात ये थी साथियों कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद, हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं था। क्या बात कर रहे हो सर, कोई अनुच्छेद नहीं था? नहीं सर, था, बिल्कुल था साथियों। हमारे संविधान में 65वां संविधान संशोधन हुआ। 65वां कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। और यह संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, ठीक है ना। इस 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 338। हमारे संविधान में एक आर्टिकल जुड़ा, अनुच्छेद नंबर 338। इसमें एक आयोग बनाया गया, एससी और एसटी इन दोनों को मिला करके केवल एक आयोग बना। कितना आयोग बना गुरुजी? केवल एक आयोग बना था, जिसे एससी एसटी आयोग कहते थे, जो कि हमारे भारत में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनका शैक्षिक विकास कैसा है, उनका आर्थिक विकास कैसा है, उनका सामाजिक विकास कैसा है, इसका जांच पड़ताल, या अगर एससी एसटी समुदाय को कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो इस आयोग के द्वारा वो जा सकते हैं। अच्छा, बाद में इस अनुच्छेद 338 में एक और संशोधन हुआ जिसे कहते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003। समझ रहे हो ना। अब इस 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये जो एक आयोग था, इस आयोग को 2 आयोग में बदल दिया गया, ठीक है। एक तो एससी आयोग कर दिया गया आर्टिकल नंबर 338 में, और एक एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग कर दिया गया 338A। समझ रहे हो ना। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जातियों मतलब एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 में है, बिल्कुल, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग है अनुच्छेद 338A, बिल्कुल। और जो साथियों ओबीसी वाले हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इनका उल्लेख 338B में है। ये सारे कथन सत्य हैं।
ये सारे कथन सत्य हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। और बाद में ये जो आर्टिकल 338B जुड़ा था ना, ये याद रखना साथियों, 102वां संविधान संशोधन था 2018। इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के लिए गठित हुआ। इसे आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो लिखा भी है, 1993 में स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 102वां संविधान संशोधन 2018। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 34वां बताओ, एक अमेरिकी नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? अच्छा, आप लोगों को पता होगा, ध्यान से एक बार मेरी बात समझना, कि हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार है। बोलो है कि नहीं? बताओ एक बार आप लोग कमेंट करके बोलो कि गुरुजी हाँ मौलिक अधिकार है। कम से कम ये तो बताओ कि जग रहे हो या सो रहे हो। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है सर। जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ना, इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक को अधिकार मिले हैं, और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे देश में विदेशी नागरिक आए हैं ना, विदेशी लोग जो रह रहे हैं, और या मान लीजिएगा जो भारतीय नागरिक हैं, इन दोनों को प्राप्त है। ठीक है ना। तो अब हम अगर ये चर्चा करें कि कौन कौन से अधिकार अमेरिकी नागरिक, अमेरिका तो भारत का है ना, मतलब विदेशी नागरिक है ना, विदेशी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल इतना आप लोग याद रखना कि विदेशी नागरिकों को पहला नंबर तो अनुच्छेद 15 के तहत ये अधिकार नहीं है, विदेशी नागरिक को नहीं मिला, ये केवल भारतीय नागरिक को। अनुच्छेद 16 ये भी केवल भारतीय नागरिक को मिला है, विदेशी को नहीं। अनुच्छेद 19 ये भी केवल भारतीय नागरिक को मिला है। ठीक है ना। इसी में है, इसी के अंतर्गत 6 कोई भी व्यवसाय या उद्योग, ये केवल भारत के लोग ही भारत में रोजगार करेंगे। और एक आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 फाइनली याद रखना साथियों, 15, 16, 19, 29, 30, मतलब ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, बस विदेशी को प्राप्त नहीं है। जरूर याद रखना 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अच्छा, यहां मैंने जो पीछे बताया था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 का अनुमान है ना कि इनकी आबादी 41% है। कितनी आबादी है? 41% दिया गया है, देख लो एनसीईआरटी में। अच्छा, पहले एक मंडल आयोग बना था 1990-92 के आसपास में, तो मंडल आयोग ने यह बताया था कि भारत में ओबीसी की आबादी 52% है। मंडल आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था। उन्होंने कहा था भारत में ओबीसी की आबादी, अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है। लेकिन बाद में 2004-5 में एक बार फिर सर्वे हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसने कहा कि ओबीसी की संख्या 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अगर हम एससी समुदाय, अनुसूचित जाति, एसटी समुदाय, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी इन तीनों को मिला दें तो लगभग भारत में ये तीनों मिला करके 2/3 हो जाते हैं। ठीक है ना। और हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4, इसे भी याद रखना। अच्छा, यहां तक तो मैंने अपना प्रश्न आपको कराया ना। अब यहां पर आ जाओ, एनसीईआरटी प्रश्न क्या करा रहा है उसका भी सुन लेते हैं भाई साहब। 7वां, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। वास्तव में साथियों, जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, हमारे देश में लैंगिक विभाजन है। वैसे तो ये तो जैविक अंतर तो है ही, लेकिन हम आप लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे समाज है ना, हमारे समाज के द्वारा स्त्री को
और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब स्त्रियों को अलग भूमिका में, पुरुषों को अलग भूमिका में हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे तो स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर जैविक है, मतलब भगवान ने वो अंतर बनाया है। 9 सुनना, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करो। और सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर, सांप्रदायिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई दो धर्म के लोग हैं, जैसे मान लो हिंदू धर्म के लोग हैं और इस्लाम धर्म के लोग हैं, ठीक है। अब दोनों लोग अपना अपना धर्म मानते हैं और दोनों लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो हम कहेंगे ये है धर्म, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन अगर हिंदू वाले कहने लगे मुसलमान को कि मेरा हिंदू धर्म बढ़िया है, तुम्हारा इस्लाम धर्म कुछ नहीं है, या इस्लाम धर्म वाले लोग कहने लगे मेरा इस्लाम धर्म बहुत कुछ है, हिंदू धर्म कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे अब आप सांप्रदायिक बात कर रहे हो। सांप्रदायिक बात का मतलब आप अपने धर्म को बड़ा बता रहे हो, मेरे धर्म का छोट बता रहे हो। अब दोनों के बीच में क्या होगा? दंगा, तो इसे कहेंगे सांप्रदायिक दंगा। संप्रदाय शब्द तभी जुड़ेगा जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को ज्यादा और दूसरे धर्म को कम बताएगा। जब ये बात करोगे तो आप सांप्रदायिक व्यक्ति हो, आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। आप इस्लाम धर्म को मानो, आप हिंदू धर्म को मानो, आप धार्मिक व्यक्ति हो, आप दोनों धर्म का सम्मान करते हो। लेकिन अगर आप एक धर्म को ज्यादा मानते हो, दूसरे को गाली देते हो, तो आप सांप्रदायिक व्यक्ति हो, आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो, आपको भगवान में कोई आस्था नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो वही कह रहा है कि एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ है, ये वाली फीलिंग आने लगती है। मतलब आप सांप्रदायिक हो, विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, तब ये तो धर्म है, इसे कहेंगे धर्म। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या होगा? केवल बा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बा नहीं होगा। एक होगा आ, सा और दा, कहीं पर हो जाएगा। अच्छा, ये सभी इसमें जोड़ देंगे। एक तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ऐसा सांप्रदायिक राजनीति की धारणा इस पर आधारित है, ठीक है ना। उसके बाद विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं और एक धार्मिक समूह प्रभुत्व सभी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पर सारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, गलत। ये गलत धारणा है, हमारे देश का कोई एक धर्म थोड़ी ना है। अच्छा, अब इसमें मिलान करना है, सुनो। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाला व्यक्ति, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कि वो नारीवादी है, ठीक है सर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी माना जाएगा। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक सिस्टम थोड़ा खराब है, ये वाला सिस्टम मैंने गलत लगा दिया था। ये मतलब दो वाला, जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या होगा? सांप्रदायिक। लेकिन व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। मतलब ए का हो जाएगा खामे, यहां पर ए का हो जाएगा खामे, 2 का हो जाएगा गामे, 3 का हो जाएगा कामे। ऐसे तो ए का खा में हुआ, 2 का का में होगा, सॉरी 2 का का में हो जाएगा, 3 का घा में हो जाएगा और 4 का गा में। मतलब यहां पर सारे गामा, ये वाला उत्तर आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट। देखो साथियों, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है।
नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और अगर क्लास पसंद आई हो साथियों तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, भाजपा, कांग्रेस, इसे देखेंगे। बातें समझ में आई? ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आशा करता हूं क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा सेशन को। मिलेंगे आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवारजनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखिएगा, बेहतर तरीके से पढ़ते और पढ़ाते रहिएगा। जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन की इस खूबसूरत परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।